प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल हिंदी मॉडल सेट, जो साइंस और कॉमर्स के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। और इसके सभी ऑब्जेक्टिव हम लोग आगे अभी यहाँ करने वाले हैं 100% करेक्ट आंसर के साथ, जैसा कि पिछला और यानी आर्ट्स के हिंदी के सेट के साथ हमने किया है। और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आपकी आई है। उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो हम उसको शुरू करते हैं। चलिए, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी समय को गवाए हुए, चूंकि आप जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय लगने वाला है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए और हमारे लिए, हम सबके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा मैं अपने चेहरे को इस कॉर्नर पे ले आता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए मुझसे जुड़ने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, इससे पहले हमने थोड़ा सा इंक ले लिया है ताकि आपको टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और पहला प्रश्न आपका है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो पहला जो पाठ है उसका आंसर क्या होगा, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले पाठ का आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। जो पहले पाठ का जो करेक्ट आंसर होगा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसका पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है आज। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है आंसर सी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? थोड़ा सा इसको बड़ा करने का प्रयास मैं करता हूं। चलिए, ये साइज अब ठीक है और इसको यहां ले आता हूं मैं। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, ये दूसरा प्रश्न है आपका। और जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा शीर्षक। और इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी हमने करवाया है अभी हाल ही में। तीसरा प्रश्न आपका है कि मलयज का मूल नाम क्या था? पहले प्रश्न का उत्तर भी था ऑप्शन सी, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी था ऑप्शन सी। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है मलयज का मूल नाम क्या है? तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी भारत जी श्रीवास्तव मलयज जी का मूल नाम है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न आपका है प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? ठीक है, चौथा प्रश्न आपका है कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एक आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है। इन सभी जो अभ्यास जो आप देख रहे हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे द्वारा करा दिए गए हैं। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपका क्या है? देखिए, पांचवा प्रश्न कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था शीर्षक किस प्रकार की कहानी है और आपके ऑप्शन है कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान और धर्म प्रधान। तो यहां पे एक जो दिक्कत है, इस प्रश्न में मुझे दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। एक तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कर्म प्रधान, और दूसरा ऑप्शन जो आपका है यानी भाव प्रधान। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यह जो उसने कहा था शीर्षक है वह कर्म प्रधान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भाव प्रधान भी है। तो अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो दोनों में से जो ऑप्शन आपके पास होगा वो आप टिक करेंगे, और अगर केवल एक ऑप्शन होगा तो आप कर्म प्रधान इसको मान लेंगे। उसने कहा था कर्म प्रधान है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न जो हमारा है वो कहता है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ये ऐसे प्रश्न है जिसके उत्तर आप स्वयं भी जान रहे होते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? और छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मोहन राकेश, यानी ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है, ये भी आप जानते हैं। सातवें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मुकुंदी देवी एवं छोटनलाल। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
ए। चलिए 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न आपका है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? एक पत्र और एक लेख से ये लिया गया है। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1940 ईस्वी को, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। उसके बाद जो आपका 9वां प्रश्न है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो जो आपका मतलब 9वां प्रश्न है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि गंडक नदी को बनाकर लिखा गया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ऊपर आते हैं थोड़ा सा। 10वां प्रश्न हमारा है कि घांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? घांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, भाड़े का मजदूर। ठीक है, अब हम 11वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 11वां प्रश्न जो हमारा है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? और 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। तो अब 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। और अब हम 13वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 13वां प्रश्न हमारा कहता है, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी? करबक शीर्षक कविता किसने लिखी? तो करबक आपकी सबसे पहली रचना है, आपने इसको पढ़ी है, और अगर इसका वीडियो आपने अपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की यह रचना है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? अगर 14वां प्रश्न, तो आप इसको बखूबी जानते हैं कि सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं और सूरदास के पद आपने पढ़े हैं। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? और 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि छत्रसाल दशक के रचयिता जो है वो रचनाकार जो है वो भूषण है। और 16वां प्रश्न हमारा कहता है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है? तो 16वां प्रश्न जो है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है? तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी खड़ी बोली हिंदी जयशंकर प्रसाद की भाषा है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब हम 17वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 17वां प्रश्न हमारा कहता है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपने इसको पढ़ा है, तो एक अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पहले आंसर कर सकते हैं तो आप लाइव कमेंट सेक्शन में आकर के और मेरे आंसर बोलने से पहले बोल सकते हैं। प्रश्न आपके सामने होता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें और सुधार कर देता हूं, मैं ऑप्शन भी एक बार आपके सामने रखता जाता हूं। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? और आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी जयशंकर प्रसाद निराला। चलिए हम 18वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि हेनरी लोपेज कहां के रहने वाले थे? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी कांगो यानी अफ्रीका के। तो 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। अब हम 19वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 19वां प्रश्न आपका है कि कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी? यानी कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो 19वें प्रश्न में और ऑप्शन है, ऑप्शन ए है छत्रसाल, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी राजा रुद्र शाह और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी राजा रुद्र शाह। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है, अधिनायक कैसी कविता है? अभी अभी हम लोगों ने इसको सबसे अंत में इन्हीं कविताओं को पढ़ा है। तो अधिनायक कैसी कविता है? आपको इसका आंसर स्वयं भी पता चल गया होगा। जबकि ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक और ऑप्शन डी उपदेशात्मक। तो जो इसका सही उत्तर होगा 20वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात व्यंग्यात्मक कविता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न आपका है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलीराम, ऑप्शन बी ख्यालीराम, ऑप्शन सी दालीराम और ऑप्शन डी हुलासीराम। तो 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कलीराम जूठन शीर्षक के
हेडमास्टर का नाम था। 22वां प्रश्न आपका है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हमने करवाए हैं। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए है महामनीषी, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी दूसरे बुद्ध और ऑप्शन डी सुकरात। तो 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। अब 23वां प्रश्न आपका है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं और आपके ऑप्शन रहे हैं ऑप्शन ए धर्मयुग, ऑप्शन बी सारिका, ऑप्शन सी आलोचना और ऑप्शन डी आजकल। तो जो 23वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी आलोचना के वो संपादक रहे हैं। चलिए अब हम 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न हमारा कहता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कबीरदास। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कबीरदास। तो जो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी सूरदास को कहा जाता है। तो अब हम आते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न आपका है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन जो अज्ञे के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो जो 25वां प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की यह रचना है। तो 25वां प्रश्न यानी 1/4 हम लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया है और इसके आगे कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। तो आइए व्याकरणिक प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर आप मुझसे पहले अपने प्रश्न का उत्तर टाइप कर पा रहे हैं तो लाइव सेक्शन में आप आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं 26वें प्रश्न की ओर जो व्याकरण से है। आपका 26वां प्रश्न आपका क्या है आइए देखते हैं। तो 26वां प्रश्न आपका कहता है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है इत्य जोड़ आदि, ऑप्शन बी है इति जोड़ आदि, ऑप्शन सी है इत्या जोड़ दी और ऑप्शन डी है ई जोड़ इत्यादि। तो 26वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इति जोड़ आदि इत्यादि। यानी 26वां प्रश्न का ऑप्शन हो गया आंसर हो गया ऑप्शन बी। और 27वां प्रश्न भी संधि विच्छेद से ही है और यह प्रश्न है गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है गेज और अक, ऑप्शन बी जो है गैज और अक, ऑप्शन सी गौज और अक और ऑप्शन डी गाज और अक। तो 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गेज और अक गायक। तो ये 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न भी संधि विच्छेद से है और यह प्रश्न है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है और ऑप्शन ए है परम जोड़ अर्थ, ऑप्शन बी है पर जोड़ मार्थ और ऑप्शन सी है परमा जोड़ अर्थ और ऑप्शन डी है पर जोड़ अर्थ। तो जो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी परम जोड़ अर्थ। तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हम लोग अभी बना रहे हैं। और 29वां प्रश्न भी संधि विच्छेद से ही है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है और ऑप्शन ए है बी जोड़ धार्थी, ऑप्शन बी है विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन सी है विद जोड़ अर्थी और ऑप्शन डी है विद्या जोड़ रथी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी से टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन चलिए विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ अर्थी। तो आपके ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो ये संधि विच्छेद का सेक्शन था जिसमें आप लोग अभी तक बना रहे थे। 4 प्रश्न आपके सामने आए हैं संधि विच्छेद से 26, 27, 28 और 29। अब हम 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न क्या है हमारा वो देखते हैं। तो 30वां प्रश्न हमारा है दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा। दुर्गम मतलब क्या होता है जो मुश्किल हो। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विलोम शब्द होगा यानी उल्टा शब्द होगा। इसमें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुगम। यानी दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम। अब अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है। माफ कीजिएगा मैंने ऑप्शन बताना मैं भूल गया क्योंकि इतना आसान प्रश्न आ रहा है कि इस पे प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी आप तक ऑप्शन रख दिया जाए। तो दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा और आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी अलभ्य और ऑप्शन डी अगम। तो जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी यानी सुगम। अब 31वां प्रश्न हमारा है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रतिकूल, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी माकुल और ऑप्शन डी अतिकूल। तो जो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रतिकूल। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आरोही शब्द का विलोम शब्द होगा और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवरोही, ऑप्शन बी
बटरोही, ऑप्शन सी निर्मोही और ऑप्शन डी चढ़ाव। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यह भी मुझे शायद बताने की जरूरत न हो, आरोही का विलोम शब्द होगा अवरोही और आपके ऑप्शन ए जो है इसका सही संधि विलोम शब्द हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 33वां प्रश्न हमारा कहता है विराग शब्द का विलोम शब्द होगा। विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है मोह, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी सुराग और ऑप्शन डी राग। तो यहां भी मुझे लगता है कि मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं औपचारिकताएं पूरी करता हूं। अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग और विराग का विलोम शब्द होता है अनुराग। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो 30, 31, 32 और 33 ये चारों जो कि विलोम शब्द से थे, इसका आंसर मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, व्याकरण का और सेक्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो चलिए 34वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 34वां प्रश्न हमारा है कि आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए लंबा होना, ऑप्शन बी कम देना, ऑप्शन सी अधिक खाने वाले को कम खुराक, सॉरी माफ कीजिएगा मैं ऑप्शन कहीं और से पढ़ रहा हूं। 34वें प्रश्न है आपके आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दुश्मन होना, ऑप्शन बी मित्र होना, ऑप्शन सी प्रिय होना, ऑप्शन डी अप्रिय होना। तो आंखों का तारा बहुत प्यारा, प्रिय होना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 34वें प्रश्न का सही उत्तर है। और 35वां प्रश्न है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए लंबा होना, ऑप्शन बी कम देना, ऑप्शन सी अधिक खाने वाले को कम खुराक और ऑप्शन डी अधिक भोजन। तो 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो भी आप जानते हैं, अधिक खाने वाले को कम खुराक, यानी ऑप्शन सी 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ है और ऑप्शन ए है आपका कटखाना, ऑप्शन बी है चतुर होना, ऑप्शन सी है मूर्ख होना और ऑप्शन डी है विनम्र होना। तो 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चतुर होना। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। और 37वां प्रश्न आपका है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए समृद्ध होना, ऑप्शन बी प्रसन्नता व्यक्त करना, ऑप्शन सी दुखी होना और ऑप्शन डी भयभीत होना। तो जो 37वां प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा घी के दिए जलाने का प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न हमारा है नगर शब्द का विशेषण होगा। यानी नगर शब्द, यानी ये मुहावरा आप बना रहे थे और अब हम आते हैं मुहावरा के बाद नगर शब्द का विशेषण होगा। यह भी व्याकरण का ही हिस्सा है। तो देखते हैं 38वें प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी नगरवासी और ऑप्शन डी नागर। तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नगर शब्द का विशेषण होता है नागरिक, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 37वें प्रश्न का भी आंसर था ऑप्शन बी, 38वें प्रश्न का भी उत्तर होगा आंसर बी। अब 39वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। रंग शब्द का विशेषण होगा, रंग शब्द का विशेषण होगा। चलिए हम ऊपर थोड़ा सा इसको लेते हैं। 39वां प्रश्न हमारा है कि रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का क्या विशेषण होगा? ऑप्शन ए रंग युक्त, ऑप्शन बी रंगबाज, ऑप्शन सी रंगीन और ऑप्शन डी बेरंग। तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रंग शब्द का विशेषण रंगीन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 40वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 40वां प्रश्न कहता है पत्थर शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए पत्थरबाज, ऑप्शन बी पथरीला, ऑप्शन सी पत्थर दिल और ऑप्शन डी पहाड़ी। तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पथरीला। तो 40 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 41वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 41वां प्रश्न आपका है कि भारत शब्द का विशेषण होगा और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी भारती और ऑप्शन डी अभारत। तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय। अब 42वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं कि 42वां प्रश्न हमारा कहता है जीव जंतु शब्द कौन समास है। जीव जंतु शब्द कौन समास है? और अभी अभी आपने समास हमारे हिंदी के विषय विशेषज्ञ की ओर से देखा है। वैसे यह उत्तर भी जो दिया जा रहा है ये हिंदी के विषय विशेषज्ञ हैं हमारे श्री स्वतंत्र शांडिल्य, उन्हीं की ओर से ही आंसर दिया जाता है। और मैं अपनी जिम्मेदारी बस निभाता हूं कि मैं आकर के आप तक इस आंसर को पहुंचा देता हूं। तभी हाल ही में उन्होंने समास का वीडियो बनाया था और उसमें सब कुछ बताने का प्रयास किया था। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था, मैंने भी थोड़ा सा वीडियो देखा था, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास मैं भी करता रहता हूं कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। इसमें एक योजक का प्रयोग किया गया है और योजक चिन्ह वालों को उन्होंने कौन सा समास कहा था यह आपको भी याद होगा। तो 42वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो होता है
ऑप्शन डी यानी कि द्वंद्व समास। जब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह द्वंद्व समास का परिचायक होता है। अब हम 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न हमारा है नीलांबर शब्द कौन सा समास है। तो नीलांबर शब्द के लिए भी उन्होंने यह भी उदाहरण शायद उन्होंने आपको दिया था, नीलांबर, नीला अंबर हो जिसका। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कर्मधारा है, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो 43वें प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो होता है कर्मधाराय समास। तो अगर आपने अब तक समास का वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिए, ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला है आपके लिए। और उसके बाद जो है आपका 44वां प्रश्न है भरपेट शब्द कौन समास है, यानी भरपेट शब्द जो है वो कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है कर्मधारा है, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्विगु। तो जो 44वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी यानी अव्ययी भाव समास। अब हम आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न हमारा कहता है चिरीमार शब्द कौन सा समास है। चिरीमार शब्द कौन सा समास है। तो इसको थोड़ा सा इस बीच में ले आता हूं, अभी यहां जगह है ताकि कुछ प्रश्न और ज्यादा हम लोग पढ़ पाएंगे। चिरीमार शब्द कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारा है, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो 45वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। अब 46वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 46वां प्रश्न है सभा शब्द कौन लिंग है। सभा शब्द जो है वो कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये है स्त्रीलिंग। और आपको ऐसे कभी कभी कुछ कविता की पंक्तियां अगर आप याद करेंगे तो भी आपको ऐसे प्रश्नों के लिंग निर्णय के उत्तर मिल जाएंगे। और अस्मिरथी की एक पंक्ति थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। तो थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न यानी कि यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। और वैसे लिंग का वीडियो भी अवेलेबल आपको कराया गया है, तो वहां से भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। 47वां प्रश्न आपका है जल शब्द कौन लिंग है, यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन ए जल पुल्लिंग है। तो चलिए अब हम आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। दल शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह भी हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जल और दल दोनों जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद है कि 49वां प्रश्न आपका है रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। और इसमें भी वही ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 49वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी पुल्लिंग है। यह भी ये भी ऑप्शन बी होगा यहां, और यह भी क्या है एक पुल्लिंग शब्द है रुमाल। चलिए 50वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 50वां प्रश्न हमारा है उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपवन, उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं किसी शब्द में जब हम पहले से कुछ जोड़ते हैं, जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो वो उपसर्ग के नाम से जाना जाता है, और बाद में जब जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। तो यहां पूछ रहा है हमसे कि उपवन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो 50वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी उप। वन में उप जोड़ करके उपवन बनाया गया है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब आधा सफर हमने तय किया है, अब आधा से आगे बढ़ते हैं। 51वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 51वां जो हमारा प्रश्न है वो कहता है ईमान शब्द में उपसर्ग है। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है इम और ऑप्शन डी है हर्ष इम यानी इम। तो मेरे विचार में ईमान शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगर यह बेईमान होता तो इसमें बे एक उपसर्ग लगा सकते थे। ई जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर अनावश्यक रूप से इस प्रश्न को आप पर थोपा जाएगा तो यहां दीर्घ ई जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि दीर्घ ई इसमें उपसर्ग है। लेकिन मेरे विचार में यह प्रश्न जो है यह गलत है। तो 51वां जो प्रश्न है वह प्रश्न गलत है मेरे हिसाब में।
अब चलिए हम 52वें प्रश्न की तरफ आते हैं। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, यहां आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं। किसी भी शब्द को में पहले कोई शब्द जोड़कर जब कोई शब्द नया शब्द बनाया जाता है तो उसको कहते हैं क्या, उपसर्ग कहते हैं। तो सुकर्म में सु जो है यह उपसर्ग है और ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, जैसे उपसर्ग में पहले जोड़ते हैं वैसे प्रत्यय में क्या करते हैं तो बाद में जोड़ते हैं। तो इसमें मेरा एक ऑप्शन कट रहा है तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, किस शब्द में, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये हमारा 53वां प्रश्न है। तो इसका जो सही आपके पास जो ऑप्शन है वह है इत, और दूसरा है दीर्घ इत, तीसरा है सित और चौथा है त। तो प्रकाशित शब्द में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी हर्ष ई और त, यानी इत जो है प्रकाशित में प्रत्यय है। उसके बाद है पठनीय शब्द में प्रत्यय है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ईय, दूसरे ऑप्शन बी अनीय, ऑप्शन सी ठनीय, ऑप्शन डी नीय। तो 54वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी नीय। तो 54 प्रश्न हमारा हो गया है। और उसके बाद है पंकिल शब्द में प्रत्यय है, पंकिल शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए किल, ऑप्शन बी लॉ, ऑप्शन सी किंग और ऑप्शन डी इल। तो 55वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी किल, इसमें भी प्रत्यय है। तो उपसर्ग प्रत्यय से ये प्रश्न थे। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं 56वें प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। 56वां प्रश्न हमारा कहता है 56वें प्रश्न में आते हैं। 56वां प्रश्न है काल के कितने भेद है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 56वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन ए यानी काल के 5 भेद हैं। और 57वें प्रश्न की तरफ आते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। तो 57वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 57 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी कर्म अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। 58वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 58वां प्रश्न हमारा कहता है हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा, जो हमेशा रहता है उसका एक शब्द उसके बदले में कौन सा शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यह प्रश्न है। तो शाश्वत जो है वह इसके लिए प्रयोग किया जाएगा और ऑप्शन ए 58वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं या सुग्रीव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द है और ईश्वर पर जो विश्वास रखता है उसको हम लोग कहते हैं आस्तिक। क्योंकि प्रश्न इतना हल्का है कि मुझे ऑप्शन बताना अनिवार्य नहीं लग रहा है और इसलिए मैं सीधे सीधे आंसर बता रहा हूं। और आपके पास अब बहुत ज्यादा समय भी तो नहीं है, तो प्रयास आप करें कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लें। और जहां कहीं दिक्कत रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में हेल्प भी ले सकते हैं हमसे। अगला प्रश्न हमारा जो है 61वां प्रश्न बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो जो 61वां प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ललित निबंध। तो ऑप्शन डी हो गया ललित निबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 62वां प्रश्न हमारा कहता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद शिखर पुरस्कार, ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो 62वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत रत्न मिला था जयप्रकाश नारायण को। 63वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 63वां प्रश्न में दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ऑप्शन है आपके संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी दिनकर की डायरी, ऑप्शन सी व्हाट पीपल और ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो 63वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी संस्कृति के 4 अध्याय। आपको याद होगा ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको करवाए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने से अगर आपने तैयारी की होगी। और अगर आपने अब तक ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तैयारी नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसको अविलंब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के विद्यार्थी हो या कॉमर्स के विद्यार्थी हो। सिलेबस सबका बिल्कुल एक जैसा है। अब 64वें प्रश्न की तरफ आ गए हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये किस पाठ की पंक्ति है? तो 3 बज गए, 4 बज गए या 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर और ऑप्शन डी तिरीच। तो 64वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी ये रोज की पंक्ति है। अब हम 65वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 65वां प्रश्न हमारा है, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? ऑप्शन ए ओ सदा नीरा, ऑप्शन बी सिपाही की मां, ऑप्शन सी एक लेख और एक पत्र और ऑप्शन डी है आपका उसने कहा था। तो इस 65वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लेख और एक पत्र। तो चलिए अब हम आते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। लगभग 3/3 प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? ये आपका 66वां प्रश्न है और आपके ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 66वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर ने इस प्रकार की रचना की है, यानी परंपराशील नाट्य लिखने का काम किया है। 67वें प्रश्न की तरफ आते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है ए 1927, बी 1926, सी 1925 और डी 1901। तो 67वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी सन 1925 ईस्वी में। 66वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 66वां प्रश्न हमारा कहता है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नामवर सी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति। तो 68वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी नामवर सिंह की रचना है। और अब हम 69वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 69वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 69वां प्रश्न हमारा कहता है कि जायसी के पिता कौन थे? ऑप्शन ए मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन बी शेख जुम्मन, ऑप्शन सी शेख जुमराती मलिक और ऑप्शन डी मलिक रहमान। तो 69वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी शेख ममरेज। अब हम आते हैं 70वें प्रश्न की तरह। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जायसी और ऑप्शन डी कबीरदास। तो जो 70वां प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम। तो 70वें प्रश्न का आंसर होगा सी। और 71वां प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद दास, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी महाप्रभु बल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानंदाचार्य। तो 71वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, महाप्रभु बल्लभाचार्य, जो सूरदास के दीक्षा गुरु थे। अब हम आते हैं 72वें प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न हमारा कहता है, तुलसी के घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तुलसी ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? पहला ऑप्शन है आपका ए पत्नी में आसक्ति से, दूसरा बी पत्नी की फटकार से, तीसरा सी पत्नी के प्रेम से और चौथा प्रश्न है पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम से। तो इसका जो सही उत्तर होगा 72वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन ए, पत्नी में आसक्ति से इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। अब हम आते हैं 73वें प्रश्न की तरफ। 73वां प्रश्न हमारा है, भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नवादास और ऑप्शन डी जायसी। तो 73वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि नवादास ने कहा है ऐसा। अब हम 74वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 74वां प्रश्न हमारा कहता है, भूषण की भाषा कौन थी? यानी कवि भूषण की भाषा कौन थी? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मैथिली और ऑप्शन डी मागधी। तो जो 74वें प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, भूषण की भाषा थी ब्रज भाषा। अब हम आते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। 75वां प्रश्न आपका कहता है, 75वां प्रश्न आपका कहता है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ शर्मा और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 75वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 75वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जयशंकर प्रसाद।
76वें प्रश्न की तरफ आते हैं। किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आपको याद आ गया होगा, ये पुत्र वियोग शीर्षक की रचना, पुत्र वियोग जो है शीर्षक, वहां से इसको लिया गया है। और पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन डी सहजोबाई। तो आपको खुद भी इसका आंसर पता है कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसके वीडियो जो है अवेलेबल है, तो आप वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं 77वें प्रश्न की ओर। 77वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन सी गांव का घर और ऑप्शन डी अधिनायक। तो 77वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अब हम आते हैं 78वें प्रश्न की ओर। दूध शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर मुझे बताना चाहिए, हालांकि मैं औपचारिकताएं पूरी कर रहा हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे नापा या तौला जा सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो यहां भी ऑप्शन बताने की गुंजाइश, मुझे आंसर बताने की दिख नहीं रही है, लेकिन व्यवस्था है कि मुझे ऑप्शन बताना होगा। तो ये भाववाचक संज्ञा है, यानी 79वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम आते हैं 80वें प्रश्न की ओर। 80वां प्रश्न हमारा कहता है सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है यह कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक और ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो यहां इतना आसान प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न आगे आपको क्विट करने की आवश्यकता पड़ेगी या छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 80वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समूहवाचक, यानी सभा जो है वो लोगों का एक समूह होता है। तो ये ए ऑप्शन 80वें प्रश्न का सही उत्तर है। 81वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। संज्ञा का वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। 81वें प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। तो 81वां प्रश्न हमारा कहता है फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फरवरी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहां पर है 82वां प्रश्न हमारा कहता है ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 शब्द जो है वो ऊर्जा का पर्यायवाची है और एक नहीं है। तो वो कौन सा शब्द है जो नहीं है? तो ए है ऑप्शन स्फूर्ति, ऑप्शन बी आपूर्ति, ऑप्शन सी ओज और ऑप्शन डी शक्ति। तो 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपूर्ति, यानी ऑप्शन बी। आपूर्ति का मतलब होता है उपलब्ध कराना। और 83वां प्रश्न जो आपका है वो ये है कि ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात ओठ चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है टोना करना, ऑप्शन बी है झाड़ फूक करना, ऑप्शन सी है क्रोध प्रकट करना और ऑप्शन डी है लालच करना। तो 83वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी क्रोध प्रकट करना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 84वें प्रश्न की तरफ आते हैं। और 84वां प्रश्न हमारा है खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन बी गुस्सा पचा जाना और ऑप्शन सी किसी का अनिष्ट करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खून का घूंट पीना का मतलब होता है पी जाना, मतलब पचा लेना होता है मेरे हिसाब से। तो 84वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुस्सा पचा जाना। तो ये बी इसका सही आंसर होगा। 85वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 85वां प्रश्न हमारा कहता है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर होना का मतलब होता है ऑप्शन ए है कठिन कार्य, ऑप्शन बी है सरल कार्य, ऑप्शन सी है मामूली कार्य, ऑप्शन डी है अशुद्ध भोजन। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कठिन कार्य। बहुत टेढ़ी खीर है। इस मॉडल पेपर को कम से कम समय में सॉल्व करना भी और करेक्ट आंसर ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब हम 86वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भ्रम में रखना, ऑप्शन बी मनमानी करना, ऑप्शन सी वश में न रहना, ऑप्शन डी वश में करना। तो 86वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वश में करना। और 87वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न हमारा कहता है कि हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्नतापूर्वक बात करना, ऑप्शन बी हास परिहास में नाराज होना, ऑप्शन सी साधारण काम समझना, ऑप्शन डी तेजी से हंसी आना। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि हंसी खेल समझना मुहावरे में हंसी या हास परिहास से इसका कोई लेना देना
नहीं है, यानी 87वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसका हो जाएगा साधारण काम समझना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लाजवाब शब्द कौन समास है? लाजवाब शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो 88वें प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। 89वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। तिरंगा शब्द कौन सा समास है? आपका प्रश्न है कि तिरंगा शब्द कौन सा समास है। 89वें प्रश्न में हम आते हैं, तिरंगा शब्द कौन सा समास है? और जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो 89वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए यानी द्विगु समास है। तो 90वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। कुछ ही मतलब मिनटों की बात है, 2 से 3 मिनट में ये 100 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर लेंगे। तो 90वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 90वां जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि चतुरानन शब्द कौन सा समास है? और ऑप्शन ए आपके बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो 90वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बहुव्रीहि समास। अब हम 91वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 91वां प्रश्न हमारा है कि रोग पीड़ित शब्द, 91वां प्रश्न हमारा कहता है रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? अच्छा, किसी गलत जगह मेरी उंगली पड़ जा रही है, इस वजह से ये आगे पीछे भाग जाता है। तो 91वां प्रश्न हमारा है कहता है कि रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। 91वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी तत्पुरुष समास। अब हम 92 शब्द की तरफ आते हैं और 92वां प्रश्न जो हमारा कहता है वो कहता है आयात शब्द का विलोम है। आयात मतलब होता है मंगाना, तो इसका विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है मांगना, ऑप्शन बी खरीदना, ऑप्शन सी निर्यात और ऑप्शन डी बेचना। तो आयात का जो विलोम होता है वो होता है निर्यात। 92वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 93 नंबर में हम आते हैं। 93वां प्रश्न हमारा कहता है नास्तिक शब्द का विलोम है। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो। तो नास्तिक शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। अब हम आते हैं 94वें प्रश्न की तरफ। 94वां जो हमारा प्रश्न है वो कहता है उमस शब्द का विलोम है। उमस शब्द का विलोम है। उमस में ऑप्शन आपको दिया है ए ठंडक, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी उत्थान और ऑप्शन डी गर्मी। तो उमस आपने कई बार सुना होगा ये प्रश्न लोगों को करते हुए कि उमस, आज बहुत उमस है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा ठंडक, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है मुझे, तो चलिए हम इसको ऐसे सुधार लेते हैं। तू नहीं मानेगा तो मैं कौन सा मानने वाला हूं। उमस शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए ठंडक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 95वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। गरीब शब्द का विलोम शब्द है और ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत है। गरीब का विलोम होता है अमीर, तो ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब 5 प्रश्न बचे हुए हैं और ये सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा 5 प्रश्नों के बाद। जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तो चंद्रशेखर कहते हैं उसको जिसके सिर पर चंद्रमा है। भगवान शिव को ऐसा कहा गया है। जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है और चक्र पानी इसका आंसर होता है। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पानी का मतलब हाथ होता है और चक्र गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है, दत्तक पुत्र होता है इसका। ये बी इसका सही ऑप्शन होगा। और अब 99वां प्रश्न है। 99 का लफड़ा लगा हुआ है। देखिए 99 और 100 ऐसे 2 प्रश्न हमारे पास बचे हुए हैं। दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी मेरी उंगली बार बार गलत जगह पे चली जाती है यहाँ, और ये जो स्क्रीन है वो भाग जाता है। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है और आपके ऑप्शन है ज्ञानु जोड़ दय, ऑप्शन बी ज्ञानो जोड़ दय, ऑप्शन सी ज्ञान जोड़ उदय और ऑप्शन डी ज्ञान जोड़ उदय। तो 99वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ज्ञान जोड़ उदय। और 100वां प्रश्न आपका है पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है, तो इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए पुरुष जोड़ उत्तम, ऑप्शन बी पुरुषो जोड़ तम, ऑप्शन सी पुरुष जोड़ उत्तम और ऑप्शन जी पुरुषोत जोड़ तम। तम तो होगा नहीं क्योंकि तम मतलब अंधेरा होता है और ये है पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम यानी कि ए आपका सही आंसर है। आशा करता हूं बच्चों की आपको मैं ये बता पाने में, समझा पाने में सक्षम रहा हूं। आज एक एक सही उत्तर आप तक पहुंचा पाने में सफल रहा हूं। और आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस क्वेश्चन या मॉडल जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दिए गए हैं, ये आखिरी मॉडल था जिसको मैंने आज सॉल्व किया है। तो
इसके बाद भी एक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम से पहले पहले तक आप तक मैक्सिमम वो चीजें, ज्यादा से ज्यादा वो चीजें हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे जिससे आपके लिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाना बहुत ही सरल हो जाए। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा और शुभ रात्रि दोस्तों। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।